हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश ट्यूटोरियल। आई एम विकास सर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे थे, है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने पैरा 8 तक कंप्लीट किया था और आज मैं उसी एक्सप्लेनेशन को आगे लेकर बढ़ रहा हूँ। पैरा 9 से स्टार्ट करूँगा आज। प्रीवियस वीडियो में पैरा 8 तक ऐसा बताया जा रहा था कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो बेस्ट सिविलाइजेशन है, इसमें नो डाउट। ठीक है, बहुत सारे सिविलाइजेशंस जो हैं उनका पतन हो गया, बट इंडियन सिविलाइजेशन आज भी किसी न किसी तरह जिंदा है। फिर हमारे एंसेस्टर्स की चर्चा हुई कि हमारे एंसेस्टर्स ने किस प्रकार हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स को जीवित रखे, है ना। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, पैरा 9 से स्टार्ट करता हूँ। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, मी, यहाँ जो मी है वो किसके लिए आया है। मैंने लास्ट डे भी चर्चा किया था, प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कशन किया था मैं कि इस चैप्टर का राइटर कौन है, महात्मा गांधी, एंड ही इज द स्पीकर ऑल्सो। तो वो स्पीकर भी है। तो यहाँ पर मी का मतलब हो रहा है महात्मा गांधी। मी का मतलब क्या हो रहा है, महात्मा गांधी हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ही राइटर कहते हैं कि जैसा कि मेरे द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब किया गया है, तो हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज। तो इसके वोटरीज के द्वारा भी वैसा ही डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर वोटरीज का मतलब होता है माय फ्रेंड्स वेल विशर्स। क्या होता है, वेल विशर्स। इसके शुभ चिंतक, या फिर आप उसी को बोल सकते हैं भक्त बोल सकते हैं, चाहने वाला बोल सकते हैं। तो राइटर वही कहते हैं कि जिस तरीके से इंडियन सिविलाइजेशन को मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, उसी प्रकार से इनके शुभ चिंतकों के द्वारा, इनके वेल विशर्स के द्वारा भी इंडियन सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, आगे राइटर कहते हैं कि इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। राइटर यहाँ पर ये कहते हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है और दुनिया का कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है जहाँ हर इंसान पूर्णता को प्राप्त किया हो, मतलब उसको सब कुछ मिला हो, है ना। ऐसा कोई जगह नहीं होती, हर जगह कुछ ना कुछ कमी होती है। एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ माय फ्रेंड्स, है ना, कि आप अगर मान लीजिए हम लोग जो हैं अपने माँ बाप के अगर 4 संतान हैं, तो हम अपनी माँ बाप चारों संतान अपनी माँ बाप से बराबर चीज़ें पूर्णता नहीं मिलती। हमारे मम्मी पापा भी हम लोग को पूर्णता नहीं दे पाते। तो ये फैक्ट है कि, है ना, कि दुनिया का कोई भी ऐसा जगह नहीं है, हिस्सा नहीं है और कोई भी सिविलाइजेशन नहीं है जहाँ पे लोग जो है पूर्णता प्राप्त किए हों। ठीक है, आगे देखिए। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग्स। देखिए, ये स्टार्टिंग में भी इसका डिस्कशन हुआ था। एलिवेट का मतलब होता है डेवलप करना। ठीक है, कि भारतीय सभ्यता का जो टेंडेंसी रही है, प्रवृत्ति रही है, वो मोरलिटी को बढ़ावा देना रहा है, मोरल बीइंग को बढ़ावा देना रहा है। ठीक है, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज प्रोपागेट इमोरलिटी। और जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या डेवलप करता है, फिर से प्रोपागेट का मतलब भी डेवलप होता है, इंक्रीज होता है, ग्रो होता है ना, फैलाना, स्प्रेड करना भी होता है। कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की टेंडेंसी क्या है, तो इमोरलिटी को फैलाता है। देखिए, तो यहाँ पर एक बेहतरीन क्वेश्चंस भी बनेगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो आपका क्लियर हो जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन एलिवेट इमोरलिटी। तो आई थिंक आपको ये कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। एक बात का ख्याल रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे द लेटर का यूज किया है, द फॉर्मर का यूज किया है। इसका क्या चक्कर है, देखिए मैं बता देता हूँ। जब डिग्री हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कंपेरेटिव डिग्री पढ़ते हैं। तो कंपेरेटिव डिग्री में ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लीजिए कि 2 नाउन का डिस्कशन हो, सेंटेंस में 2 नाउन की डिस्कशन हो, तो फर्स्ट नाउन के लिए हम लोग फॉर्मर का यूज करते हैं और सेकेंड नाउन को हम लेटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लेटर इज गॉडलेस। लेटर मतलब कौन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का डिस्कशन बाद में हुआ, तो लेटर का मतलब क्या हो रहा है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो रहा है ना। कि लेटर इज गॉडलेस मतलब कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो गॉडलेस है, उसे ईश्वर पे भरोसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, जबकि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो क्या है, तो ईश्वर में भरोसा करता है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। आगे राइटर कहते हैं
कि सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा समझना और ऐसा विश्वास अगर हम लोग करते हैं तो इट बिहूव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू किलिंग टू ओल्ड सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड किलिंग्स टू मदर्स ब्रेस्ट। ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या राइटर बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। राइटर हिट करते हैं कि इस चीज़ को समझने से, इस चीज़ से इतना विश्वास करने से, कहने का मतलब हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है मोरालिटी को बढ़ावा देता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है इमोरालिटी को बढ़ावा देता। ऊपर से क्या है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो ईश्वर में भरोसा नहीं करता है, जबकि हमारी सभ्यता जो है वो ईश्वर में विश्वास रखता है। और अगर इस चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसा अगर हम लोग बिलीव करते हैं, तो इट बिहूव्स का मतलब हो जाता है ना इट इज नेसेसरी। ठीक है, बिहूव्स का मतलब क्या हो जाता है, तो इट इज नेसेसरी हो जाता है। नेसेसरी कह सकते हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हो, दोनों मीनिंग निकलेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है इंडिया के हर एक लवर को कि टू किलिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन, कि उसे ओल्ड सिविलाइजेशन से क्या होना चाहिए, तो चिपका होना चाहिए। किस प्रकार, तो इवन एज, जैसे जो है एज अ चाइल्ड किलिंग्स टू मदर्स ब्रेस्ट, जैसा एक बच्चा जो है अपनी माँ की छाती से, जैसा कि बच्चा अपनी माँ की छाती से लगकर दूध पीता है, उसी प्रकार से चिपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं पैरा नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। राइटर कहते हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। आई, फिर से महात्मा गांधी आया कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, है ना। महात्मा गांधी कहते हैं मुझे वेस्ट से बिल्कुल भी नफरत नहीं है, मैं उसकी निंदा नहीं करता, मैं उससे नफरत करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। बल्कि तो मैं वेस्ट को क्या करता हूँ, तो धन्यवाद देता हूँ, मैं उसका आभारी हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए, है ना। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो मैंने वेस्टर्न लिटरेचर से मैंने सीखा है। राइटर कहते हैं बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी आभारी हूँ फॉर टीचिंग मी दैट, यह बताने के लिए कि, यह सिखाने के लिए कि इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, अगर मैं इंडिया को इसके सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचाना चाहता हूं, अगर पहुंचाना चाहता हूं, तो आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट, तो मैं अपने देशवासियों को क्लियर रूप से ये जरूर कहना चाहूंगा कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन के सालों सालों अनुभव के बाद, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, है ना, कि हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन को सालों सालों देखे हैं, है ना। तो उससे हम लोगों ने, मैंने एक लेसन सीखा है कि दैट इज दैट, और वह यह है कि वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, कि हमें हर हाल में इसे क्या करना चाहिए, तो अवॉइड करना चाहिए। तो किसे अवॉइड करना चाहिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन को। हर हाल में मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन हो जाता है कि सर व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, जैसा कि पैरा 11 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पैरा नंबर 11 की। तो क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन आखिर है क्या। तो इसका आंसर भी है फ्रेंड्स कि इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। ठीक है, तो राइटर यहाँ पर कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो मटेरियल की पूजा है, एंड इट इज़ द वर्शिप ऑफ ब्रूटिनस, और ये हमारे अंदर छुपे शैतान की पूजा है, ब्रूट की पूजा है। इट इज़ अडल्ट्रेटेड। देखिए अडल्ट्रेटेड का मीनिंग होता है माय फ्रेंड्स कंप्लीट। अडल्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट कह सकते हो, या फिर आप इसे टोटली भी कह सकते हो, TOTALLY, टोटली भी आप इसे कह सकते हो। तो यह क्या है कि ये पूर्ण रूप से क्या है, मटेरियलिज्म है, एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग। और राइटर ये भी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है, नथिंग है, इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टॉप ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यदि यह हर कदम पर मटेरियल सिविलाइजेशन की विजय की बारे में अगर नहीं सोचता हो, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का कोई अस्तित्व नहीं है माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब पैरा नंबर 12 की बात करूं तो राइटर कहते हैं इट इज परहैप्स अननेसेसरी, कि शायद ये अननेसेसरी है, ये अननेसेसरी है ना, अनावश्यक चीजें हैं। इफ नॉट यूजलेस, अगर ये यूजलेस नहीं है, बेकार नहीं है, तो अननेसेसरी तो कन्फर्म है, आवश्यक तो जरूर है, कि टू वे द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन। वे का मतलब होता है कंपेयर करना माय फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। ठीक है,
कि मतलब दो सिविलाइजेशंस को कंपेयर करना, उनके मेरिट की, उनकी गुणों की कंपेयर करना यूजलेस नहीं है, तो वो कम से कम अनावश्यक तो कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, राइटर ये कहते हैं। आगे राइटर आपको बताते हैं, इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। मतलब राइटर का ये मानना है कि ऐसा लगता है कि वेस्टर्न जो मतलब वेस्ट कंट्री जो है वो ऐसे सिविलाइजेशन को डेवलप किया है, इवॉल्व का मतलब डेवलप करना, वैसे सिविलाइजेशन को डेवलप किया है जो उसके क्लाइमेट और सराउंडिंग्स के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। और उसी प्रकार एंड सिमिलरली उसी प्रकार वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस, और उसी प्रकार से हमारे पास भी जो एक सिविलाइजेशन है, जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है, वो हमारी कंडीशंस के लिए सूटेबल है। तो राइटर ये कहते हैं कि बोथ आर गुड इन द ऑन रेस्पेक्टिव स्फीयर्स, और दोनों ही सभ्यता जो है अपने अपने जगह में ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, दोनों ही जगह अपने अपने सही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आई थिंक। अब मैं बात करूंगा पैरा नंबर 13 की। राइटर ये द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, द डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है मेन, MAIN, क्लियर है ना। और आपका कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आप कह सकते हो विशेषता, कह सकते हो गुण, कह सकते हो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मेन विशेषता है, वो क्या है, तो वो ये है फ्रेंड्स कि इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। मतलब कि मानव की इच्छाओं को अनिश्चित तक, मतलब पूरा हद तक क्या करना है, बढ़ा देना, एक अनकंट्रोल्ड कर देना है मानव की इच्छाओं को। ठीक है, जबकि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जबकि जो प्राचीन सिविलाइजेशन की विशेषता क्या है, तो इज एन इंपेरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपन, मतलब उस पर लगाम लगाना आवश्यक है। मतलब कह सकते हो ऐसा है आप कि मॉडर्न सिविलाइजेशन मानव की इच्छाओं को बढ़ाता है, जबकि एंशिएंट सिविलाइजेशन मानव की इच्छा को पर रोक लगाता है। ठीक है, एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस बॉन्ड्स, मतलब वही चीज हो गया कि मतलब इन इच्छाओं पर स्ट्रिक्ट के साथ स्ट्रिक्टली क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, उस पर लगाम लगाता है। तो क्लियर हो गया होगा। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिएबलनेस का मतलब होता है असंतुष्टि कह सकते हो, अस्थिरता कह सकते हो। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में कि द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिएबलनेस एराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिवाइनिटी। देखिए, इसका मतलब ये हो रहा है मेरे फ्रेंड्स कि मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो हमारे फ्यूचर टाइम में जो हम लोग विश्वास रखते हैं ना कि नहीं भाई मैं कुछ फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखूंगा, है ना, हमें ईश्वर में भी भरोसा करना है क्योंकि वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों से क्या करता है ना, आपको आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन लाता है, असंतुष्टि लाता है। देखो ऐसा कुछ है नहीं, आप ईश्वर में विश्वास करोगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो गलत है माई फ्रेंड्स, हमारे लिए वो उचित बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए क्या कहते हैं राइटर कि वो THE है, दिख नहीं रहा है, आप लोग अंडरस्टूड कर लोगे, आपके बुक में लिखा होगा कि द रिस्टेंट ऑफ एंशिएंट और वेस्टर्न सिविलाइजेशन एराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एक्सिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर। देखिए क्लियर हो गया यहाँ पे कि जो रिस्टेंट का मतलब होता है कंट्रोल, मतलब जो एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन का जो नियंत्रण है वो एक विश्वास से उत्पन्न होता है माय फ्रेंड्स। ठीक है, जो हमें ये सिखाता है कि हमें फ्यूचर की परिस्थिति, फ्यूचर टाइम में भी भरोसा करना है और डिवाइन पावर के एक्सिस्टेंस, उसकी अस्तित्व में भी भरोसा करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका एक बेहतरीन 2 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न सिविलाइजेशन और एंशिएंट सिविलाइजेशन, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड द इंडियन सिविलाइजेशन। तो ये दोनों का आंसर यहीं पे आपका होगा। आंसर क्या हो जाएगा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो मानव की इच्छाओं को बढ़ाता है, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन मानव की इच्छा को कम करता है। तो यहाँ तक आपके ख्याल से, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो ईश्वर में विश्वास करना नहीं सिखाता, जबकि हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है वो ईश्वर में विश्वास करना सिखाता है। तो ये आपको 100% क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा पैरा नंबर 14 की। देखिए, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडेनिंग टू रेसिस्ट। देखिएगा फ्रेंड कि सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, मतलब कि मॉडर्न की जो आविष्कार हुई, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन या फिर मॉडर्न में बहुत सारे आविष्कार ऐसे हैं, शानदार ब्रिलियंट रिजल्ट्स हैं, है ना, और टू मेडेनिंग, वो इतने पागल कर देने वाले हैं कि
टू रेसिस्ट। देखिए ये एक रिमूव टू है ना। कभी भी देखिए TOO दिखता है तो ये जनरली जरूरत से ज़्यादा दिखाता है, मतलब इतना पागल, जरूरत से ज़्यादा पागल कर देने वाला है टू रेसिस्ट कि आप उसका विरोध नहीं कर पाते हो, है ना। जैसे आप मान लीजिए आप AC में रहते हो, तो क्या आप थोड़ी ना चाहोगे कि मैं AC में ना रहूं, लेकिन अगले इच्छा अगर लाइन कट जाए तो आप पागल हो जाते हो, ठीक है। तो हमें अपने शरीर को उस तरीके से नहीं बना देना है फ्रेंड्स कि हम लोग बिल्कुल उसमें डूब जाए, क्योंकि अगर लाइन कटी तो आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा फिर गर्मी को। इसलिए आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सत्य है। तो वही राइटर यहाँ पर कहते हैं कि जो मॉडर्न इन्वेंशंस है वो इतने पागल कर देने वाला है कि हम उसका विरोध नहीं कर पाते। बट राइटर ये कहते हैं कि आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस वी आर इन डेंजर, है ना। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं कि व्हाट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, मतलब मुझे संदेह करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है कि विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस, कि मतलब उसके विरोध में ही है। अगर आप उन इन्वेंशंस का विरोध करते हो तभी मानव की विजय हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। तो राइटर ये क्लियर कर रहे हैं कि वी आर इन डेंजर। यहाँ पर वी का मतलब होता है वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स, कि हम सभी मानव जाति जो है वी आर इन डेंजर ऑफ वाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ, है ना, मोमेंट्री प्लेजर। देखिए यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब परमानेंट जो भलाई है, परमानेंट जो खुशी है, उसे हम क्षण भर की खुशी के लिए क्या कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल सी बात करें, आज अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है, हम लोग फैन यूज करते हैं, तो फैन हमारा 24 आवर साथ निभाता है, चलो कोई बात नहीं, एक सीमित, एक लिमिटेड, है ना, उसकी जो अपनी क्षमता है उसके अनुसार वो हमें हवा देता है। बट यही हम AC यूज करते हैं, तो उसके लिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत है। अगर उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली, AC बंद हो जाएगा, तो क्या आपका बॉडी झेल पाएगा। लेकिन वो मोमेंट्री प्लेजर दिया, परमानेंट प्लेजर तो आपका फैन था ना, तो इससे बेहतर है कि हम AC को छोड़कर फैन ही यूज करें, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर राइटर ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप AC को छोड़ दीजिए, आप फैन को यूज करिए। अगर आप सक्षम हो तो आप कर सकते हो, बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जो हमारे लिए लेसन ये है कि हम क्षण भर की खुशी के लिए परमानेंट खुशी को बेकार ना करें, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको 100% क्लियर हो गया होगा माय फ्रेंड। आगे अगर मैं बात करूंगा आपका पैरा नंबर 15 की, पैरा नंबर 15, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। देखिए राइटर क्या कर रहे हैं कि जिस प्रकार पश्चिमी देशों ने या फिर पश्चिमी सभ्यताओं ने थिंग्स मटेरियल में, मतलब जो भौतिक में या फिर कह सकते हो सुख सुविधा में जो बेहतरीन आविष्कार किए हैं, सिमिलरली द हिंदुइज्म, है ना, उसी प्रकार से हिंदुइज्म ने भी अधिक मार्वलस डिस्कवरीज किया है। थिंग्स ऑफ रिलीजन जो किसमें किया है, तो धर्म के क्षेत्र में किया है, ऑफ द स्पिरिट ऑफ द साउल, मतलब कि जो धर्म, रिलीजन, स्पिरिट और साउल के क्षेत्र में भी मार्वलस डिस्कवरीज किया है, ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है माय फ्रेंड्स। अब मैं बात करूंगा पैरा नंबर 16 की। तो 16 में राइटर ये कहते हैं कि बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट और फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हमारे पास इन फाइन और ग्रेट डिस्कवरीज को देखने के लिए आंखें नहीं है। तो कौन सी डिस्कवरीज को, तो जो हमारे हिंदुइज्म ने किया है, रिलीजन के क्षेत्र में, स्पिरिट के क्षेत्र में और साउल के क्षेत्र में। क्लियर है। आगे राइटर कहते हैं कि वी आर डेजल्ड बाई द मटेरियल प्रोग्रेस। हम लोग ये जो मटेरियल प्रोग्रेस है ना, उससे हम लोग क्या हो गए, डेजल हो गए, चकाचौंध हो गए हैं। प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जिसे वेस्टर्न साइंस ने बनाया है। राइटर कहते हैं आई एम नॉट एनवॉर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, कि मैं उस प्रोग्रेस से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हूं। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो, इनफैक्ट मुझे तो रियल में ऐसा लग रहा है मानो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया, कि भगवान ने उसकी बुद्धि में जो है भारत को रोक दिया है, मतलब ईश्वर जो है उसकी बुद्धि में आकर भारत को रोक दिया है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, मतलब उन लाइन्स को प्रोग्रेस करने के लिए, मतलब उन लाइन्स को, मतलब कह सकते हो उस लाइन्स के साथ साथ प्रोग्रेस करने के लिए रोक दिया है, ठीक है, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनर्स ऑफ मटेरियलिज्म, ताकि वो अपने मटेरियलिज्म का जो फैलाव है, यहाँ जो ऑनर्स का मतलब होता है फ्लो या फिर ग्रो, इसके जो ग्रो और फैलाव को रोक सके। यहाँ पर राइटर कहना क्या चाहते हैं, राइटर ये कहना चाहते हैं माय फ्रेंड्स, है ना, कि हम लोग जो है, हम लोग मटेरियल प्रोग्रेस से इतने चकाचौंध हो चुके हैं ना, कि हम लोग जो है हिंदुइज्म जो हमारी डिस्कवरीज की है उसे हम देख ही नहीं पा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ही हमारी बुद्धि में आ गया है और हमें रोक रहा है,
ठीक है, कि भाई उसे हम क्या कर सकें, ये जो मटेरियलिज्म का जो फैलाव है इसे हम रोक सकें, है ना। इसमें ऐसा लग रहा है कि भगवान ही हमें आकर मना कर रहा है रोकने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हम लोग क्या है ना कि जरूरत से ज़्यादा डूबते जा रहे हैं सुख सुविधा में, और दैट इज़ द रीज़न, है ना, वी आर नॉट एबल टू रेसिस्ट देम। हम लोग उसे विरोध करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ पैरा नंबर 17 की। राइटर आगे कहते हैं कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। लेकिन है ना, आफ्टर ऑल आखिरकार कुछ तो हिंदुइज्म में है जो इसे अभी तक जीवित रखा है। तो किसे जीवित रखा है, यहाँ पर इट का मतलब हो रहा है इंडियन सिविलाइजेशन। ये आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilizations। मैं बता दूं माय फ्रेंड्स कि हमारी जो सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, वो बेबीलोनियन, सीरियन, पार्सियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशंस के पतन का गवाह रहा है ना। राइटर एक बेहतरीन चीज आगे कहते हैं, उस पर गौर फरमाइएगा आप लोग। राइटर कहते हैं कास्ट अ लुक अराउंड यू, है ना, अपने चारों ओर देखो, है ना, और पता लगाओ वेयर इज रोम, वेयर इज रोम। ध्यान दीजिएगा कि रोम कहाँ है, और वेयर इज ग्रीक, ग्रीक कहाँ है, मतलब रोमन सभ्यता कहाँ है, ग्रीक सभ्यता कहाँ है, ठीक है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन। क्या आपको कहीं गिबन का इटली मिलता है। मतलब गिबन जो है ये एक महान हिस्टोरियन थे, है ना। तो जिस तरीके से गिबन ने इटली के बारे में डिस्क्राइब किया था, तो क्या वो इटली अब देखने को मिलता है। और इधर एंशियंट रोम, कहाँ आपको प्राचीन रोम है, फॉर रोम वाज इटली। जो मतलब यहाँ जो एंशियंट रोम है, यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि रोम के लिए रोम इटली में ही है, ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट। तो राइटर यहाँ पर ये कहते हैं माय फ्रेंड्स, पैरा नंबर 18 में हम लोग अब चलेंगे कि गो टू ग्रीक वेयर इज द वर्ल्ड फेमस इटिक सिविलाइजेशन। कि वर्ल्ड का फेमस जो है सिविलाइजेशन, एटिक सिविलाइजेशन है, वो कहाँ है। देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है कि वर्ल्ड का फेमस एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है ना, सॉरी, मतलब वर्ल्ड का फेमस सिविलाइजेशन कौन था, तो एटिक सिविलाइजेशन था, है ना। और एटिक सिविलाइजेशन का संबंध किससे है, तो ग्रीक से है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वो सभी चीज देखने के बाद राइटर कहते हैं कि देन कमिंग टू इंडिया, और फिर इंडिया आओ और लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स, और पूरे प्राचीन रिकॉर्ड्स को खंगाल दो, छान दो, एंड देन लुक अराउंड यू, और फिर अपने चारों ओर देखो, एंड यू वुड बी कंस्टेंट टू यस। आप कहने पर यह विवश हो जाओगे। कंस्टेंट का मतलब होता है मजबूर हो जाना, कंपेल हो जाना, ठीक है, कि आप कहने पर यह विवश हो जाओगे, यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। आप ये कहने पर विवश हो जाओगे कि हाँ, आज भी यहाँ प्राचीन भारत जीवित है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा माय फ्रेंड्स। अब मैं बात करूंगा पैरा नंबर 19 की। ट्रू, ये बिल्कुल सच है। देयर वर डंग हीप्स, गोबर का ढेर मिलेगा। टू मतलब है ना, हियर एंड देयर मतलब गोबर का ढेर भी आपको इधर उधर मिलेगा। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, लेकिन उनके अंदर जो है बहुत ही बड़े बड़े खजाने भी हैं, ठीक है। एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द इंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल बट एज बाय रिचुअल लाइन्स, है ना। और ये क्लियर यही कारण है माय फ्रेंड्स कि ये जो अभी तक जीवित है, इसका मतलब ये है ना, कि इसका अंत अभी तक नहीं हुआ है। कि भारत जो है, हिंदुइज्म जो है वो क्या किया है ना, मटेरियल प्रोग्रेस से पहले, मतलब मटेरियल प्रोग्रेस में उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना कि वो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक के क्षेत्र में उन्होंने प्रोग्रेस किया है, ठीक है, रिलीजन के क्षेत्र में प्रोग्रेस किया है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब देखिए पैराग्राफ नंबर 20 की बात करेंगे। राइटर कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपन रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल। देखिए राइटर एक बेहतरीन चीज सिखाते हैं माय फ्रेंड, कि हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर, हमारा स्वराज जो है ना, वो हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता, हमारी भोग विलास पर निर्भर नहीं करता। ये जो सेल्फ इंडल्जेंस है ना, ये जो सेल्फ इंडल्जेंस है, सेल्फ इंडल्जेंस का मतलब ही होता है, मतलब अपनी, मतलब खुद की कह सकते हो ना, भोग विलास कह सकते हो, इच्छा भोग कह सकते हो, उस पर नहीं है, बल्कि क्या है, उन इच्छाओं पर लगाम लगाने का काम है, ठीक है। राइटर आगे कहते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन से कोई संदेह नहीं है कि वो यूरोपियंस के लिए सूट करेगा, उनके लिए सूटेबल है, नो डाउट अबाउट दैट। बट इट विल मीन रून फॉर इंडिया इफ वी इंडेवर टू कॉपी इट। इंडेवर का मतलब होता है डेयर करना, साहस करना,
है ना। लेकिन अगर हम उसे कॉपी करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा, रून होगा, विनाशकारी होगा। मतलब हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन को ना ही अपनाएं तो अच्छा है, क्योंकि अगर हम उसे अपनाएंगे तो हमारे खतरा की घंटी बज रही है। ठीक है, राइटर आगे ये क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड, कि दिस इज नॉट टू से दैट, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है कि वी मे नॉट अडॉप्ट ऑन एसिमिलेट व्हाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस। ठीक है, राइटर कहते हैं कि हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हम लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते, अपना नहीं सकते, हम लोग एसिमिलेट नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, है ना, व्हाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस। अरे जो हमारे लिए सहने लायक है, जो हमारे लिए पचाने लायक है, आप ये कह सकते हो, जो हम अपनाने लायक है, हम उसे ही अपनाएंगे, बाकी को हमको मतलब नहीं है। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट with whatever evil might have crept into it, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूरोपियंस को भी अलग नहीं होना चाहिए जो उनके अंदर बुराइयां पनप रही है। राइटर ये कहते हैं केवल हमें ही नहीं बल्कि यूरोपियंस को भी उस बुराइयों से क्या करना है, तो छुटकारा पाना चाहिए उसे। ठीक है, राइटर आगे देखिएगा क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड्स। आगे कहते हैं कि द इंसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स। देखिए, इंसेंस का मतलब यहां पर होता है, इंसेसेंट का मतलब होता है आप कंटिन्यूड कर सकते हो, ये जो लगातार खोज करना है ना मटेरियल कंफर्ट्स की, मतलब कि भौतिक सुविधा की लगातार खोज एंड दियर मल्टीप्लीकेशन, और उनकी जो बहुलता है, इज सच एन एविल एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट टू व्हिच दे आर बिकमिंग स्लैब। तो राइटर ये कहते हैं कि जो लगातार मतलब मटेरियल कंफर्ट और उनकी जो बहुलता है, उनकी जो इच्छाओं का जो लगातार खोज है ना, वो इतना बुरा है, और मैं बहुत ज़्यादा बुरा है, और मैं ये मतलब बोल्ड कहूँगा, मतलब कहते हैं कि मैं बहुत ही हिम्मत के साथ कहूँगा कि यूरोपियंस को खुद भी उसे रीमॉडल करना पड़ेगा अपने आउटलुक को। अगर वो लोग इस मतलब जिस कंफर्ट के वजन के अंतर्गत वो दबे जा रहे हैं, है ना, वेट ऑफ कंफर्ट, मतलब दिस कंफर्ट के अंदर वो दबे जा रहे हैं, अगर वो नहीं रहना चाहते, मतलब जिसके वो गुलाम होते जा रहे हैं, अगर उससे वो बचना चाहते हैं ना, तो उन्हें भी अपने आउटलुक को क्या करना होगा, तो रीमॉडल करना होगा फ्रेंड्स, मतलब उससे उन्हें बचना होगा, नहीं तो उनके लिए भी ये नुकसान हो सकता है। ठीक है, राइटर कहते हैं कि इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, ऐसा हो सकता है कि मेरा ये जो पढ़ना है गलत हो सकता है, मतलब कि जो इस चैप्टर के माध्यम से जो राइटर बता रहे हैं, कहते हैं हो सकता है कि ये मेरा गलत हो, बट आई नो दैट, लेकिन मैं ये क्लियर जानता हूं कि फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन प्लेस इज टू कोट सर्टेन डेथ। लेकिन भारत के लिए मैं क्लियर करता हूं कि भाई गोल्डन प्लेस के पीछे भागना जो है ना, मृत्यु को बुलावा देना है। कहने का मतलब होता है कि सांप के बिल में हाथ डालने के बराबर है। कहने का यहाँ पर सीधा तात्पर्य है कि अगर हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, हमारे लिए विनाशकारी साबित होगा। क्लियर हो गया। राइटर कहते हैं लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, चलो हम अपना दिल को, है ना, अपने दिल पर इनग्रेव कर ले, नकाशी कर ले, लिख ले द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, मतलब वेस्टर्न फिलोसफर का एक मोटो है, उनकी एक थॉट है, उसे हम लोग अपने दिल पर अंकित कर ले, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना, प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग मतलब सादा रहना और ऊंचा सोचना। ठीक है, ये हम कर ले। देखिए एक कहावत भी है फ्रेंड्स, एक कहावत भी है कि हमारी रहन सहन भले ही सिंपल हो बट हमारा थिंकिंग हाई होना चाहिए। ठीक है, राइटर ये क्लियर करते हैं कि टुडे इट इज सर्टेन दैट, आज यह बिल्कुल निश्चित है कि द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, कि लाखों लोगों के पास हाई लिविंग नहीं हो सकता, एंड बी द फ्यू, और हम में से कुछ ही लोग हैं हु प्रोफेस टू डू थिंकिंग फॉर द मासेस, कि हम में से कुछ ही लोग हैं, मतलब ना के बराबर लोग हैं जो मतलब ऊंचा सोच रखते हैं, रन द रिस्क लेते हैं, इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, मतलब हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो हाई लिविंग के पीछे मतलब जो है व्यर्थ की खोज में हम लोग अपने मतलब गवा भी देते हैं अपने हाई थिंकिंग को, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। मतलब राइटर ये कहते हैं कि है ना कि ये निश्चित है कि लाखों लोगों के पास हाई लिविंग नहीं है, और हम में से ना के बराबर है जो, है ना, ये कह सकते हो कि मतलब कि ऊंचा सोचने की हिम्मत रखते हैं, और अगर रखते भी हैं, रिस्क लेते भी हैं, तो ये भी हम लोग क्या कर देते हैं ना, तो हम लोग हाई थिंकिंग को मिस कर देते हैं। किसकी खोज में? तो हाई लिविंग की खोज में, है ना। तो राइटर यहाँ पर एक सीधी से संदेश दे रहे हैं कि हमें हर हाल में भले ही सिंपल रहना हो, लेकिन हमारी सोच हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए।
क्लियर हो गया? तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा माय फ्रेंड्स। अब मैं बात करूंगा पैरा नंबर 23 की। ये चैप्टर अंत की ओर जा रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे राइटर कहते हैं कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सिविलाइजेशन अगर रियल सेंस में मैं बात करूं तो कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ बॉन्ड्स। मतलब ये हो गया कि सिविलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वो हमारी इच्छाओं को बढ़ाए, इच्छाओं में को बढ़ाना नहीं होता, बल्कि उन पर लगाम लगाने का नाम होता है। दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, और ये अकेले ही हमारी संतुष्टि को बढ़ाएगा, रियल हैप्पीनेस को बढ़ाएगा और हमारी सेवा की शक्ति को भी बढ़ाएगा। देखिए, अगर हम लोग भोग विलासिता में डूबते जाते हैं ना, तो हम लोग मानव जाति का अस्तित्व भी खोते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप में मग्न रहते हैं। हम लोग आसपास की गरीबी को, आसपास की प्रॉब्लम्स को हम लोग देख भी नहीं पाते, जो हमारा सबसे पहले मानव धर्म होता है। तो सिविलाइजेशन हमें यह सिखाती है कि हम लोग मानव धर्म क्या है। ठीक है, राइटर आगे देखिए क्या कहते हैं कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। राइटर ये कहते हैं माय फ्रेंड्स कि जो फिजिकल, शारीरिक की जो जरूरतें की चीजें हैं, जितनी कंफर्ट हार्मनी की जरूरत है वो आवश्यक है, बट एबव अ सर्टेन लेवल। लेकिन अगर मान लीजिए ये एक सर्टेन लेवल की अगर ज्यादा हो जाए, एक निश्चित लेवल से अगर ज्यादा हो जाए, तो इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। तो ये हेल्प के बजाय ये क्या बन जाएगा, एक हिंड्रेंस बन जाएगा। हिंड्रेंस का मतलब ऑब्स्टेकल भी होता है ना, ऑब्स्टेकल, उसे आप लिख सकते हो OBSTACLE, ऑब्स्टेकल, वो एक प्रकार का बाधा भी बन जाता है। ठीक है, देयरफॉर, इसलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सैटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी अ डिल्यूजन एंड अ स्नेयर। तो इसलिए राइटर यहां पर क्लियर करते हैं कि हमारी इच्छाओं को, अनंत इच्छाओं को पालना और उसको पूर्ति करना जो है ना, ऐसा लगता है कि वो एक प्रकार का माया है, एक प्रकार का जाल है, एक प्रकार का फंदा है। तो फ्रेंड्स, हमें किसी भी कीमत पर, है ना, हम अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए कि आप एक सिंपल मैन हो, अगर आप ये इच्छा करते हो कि मुझे, है ना, कि चलो भाई कैटरीना चाहिए, तो भाई कैसे मुमकिन है, आप उस लेवल में नहीं हो तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा इच्छा है, आप कहोगे कि भाई मैं साइकिल से ही चांद पे चला जाऊंगा, तो देखिए क्या साइकिल से आप चांद पे जा सकते हैं, ये इम्पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी एक प्रकार का माया है। ठीक है, राइटर कहते हैं कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, मतलब कि जो शारीरिक आवश्यकता जो है, जो जरूरतें हैं, अगर उसकी संतुष्टि की बात करें तो बिल्कुल भी क्लियर है। इवन द इंटेलेक्चुअल नीड ऑफ वंस नैरो सेल्फ, मतलब किसी व्यक्ति की जो मतलब जरूरतें हैं, मतलब एक व्यक्तिगत जो जरूरतें हैं, मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप बिफोर इट डिजेनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलप्चुअसनेस। है ना, वोलप्चुअसनेस का मतलब होता है बाधा, कह सकते हो। मतलब आपका यहाँ पर राइटर ये क्लियर करना चाह रहे हैं माय फ्रेंड्स कि देखिए कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी जरूरतें हैं, है ना, और जितने भी हम कुछ करें, वो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके मिल जाता है, और वो क्या होता है, वो होता है डेड स्टॉप, है ना। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है ना, हमें इनकी बाधा से बचना चाहिए, है ना। उससे पहले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमारा मरने के बाद भी हमारा कुछ नाम चल सके। राइटर इसलिए यहाँ पर क्लियर करते हैं लास्ट लाइन में फ्रेंड्स, और इसी के साथ वो इस चैप्टर का अंत भी करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा कि ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्क्यूमस्टांसेस सो दैट दे डू नॉट हाइंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। एक मनुष्य को अपने फिजिकल, मतलब शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को बिल्कुल व्यवस्थित कर लेनी चाहिए, ताकि जो है वो मानव की सेवा में बाधा ना बन सके। ठीक है, बाधा ना हो, जिसपे उनकी ऑल हिज एनर्जी शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, जिन पे उनकी सारी एनर्जीज क्या होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए, लगनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक बेहतरीन क्वेश्चन भी है कि मानव जाति की जो है उनकी फुल एनर्जी कहाँ खर्च होना चाहिए, तो मानव की फुल एनर्जी खर्च कहाँ होना चाहिए, तो मानव सेवा में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये लास्ट जो पैराग्राफ है ये बहुत ही मैसेज गिविंग है, नो डाउट अबाउट दैट। आप ये राइटर एकदम बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि देखिए हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जितना जरूरत है उतना कंफर्ट आवश्यक है, लेकिन एक निश्चित लेवल के बाहर अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे लिए हेल्प नहीं हो सकता, ये हमारे लिए क्या होगा, तो जरूरत से ज़्यादा नुकसानदेह होगा।
ठीक है, हर हाल में हमें मानव की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ना, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये रियल में हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, मानव धर्म को सिखाता है, मानव सेवा को सिखाता है। हमें बिल्कुल भी अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, है ना, बस एक निश्चित लेवल तक ही रखना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्रेस द लाइक बटन, आप लोग लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में आप बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई क्वेश्चंस भी होता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ सकते हैं। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।